दोस्तों, जीवन में सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है। मनुष्य के जीवन में ये दोनों आते जाते रहते हैं, लेकिन जब जीवन में दुखों का आगमन होता है तो मनुष्य जीव जंतुओं को भी काफी कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो आखिर दुखों का अंत मनुष्य कैसे किया जा सकता है, आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक बैल जो कि भगवान शिव की सवारी नंदी भगवान शिव के पास जाता है और भगवान शिव से पूछता है, हे देवों के देव महादेव, दुखों का अंत कैसे किया जाता है। बैल कहता है, हे प्रभु, मुझे ये जानना है कि दुखों का अंत कैसे किया जाता है। हे प्रभु, इस प्रश्न का उत्तर आपसे भला अच्छा कौन बता सकता है, इसलिए आप ही आज बताइए कि दुखों का अंत कैसे किया जाए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे नंदी, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाने जा रहा हूं, इसे तुम ध्यान से सुनना। दोस्तों, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, क्योंकि इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा अवश्य सुने। अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। फिर भगवान शिव नंदी से कहते हैं, हे नंदी, एक बार रूपनगर के राजा भानु प्रताप जंगल से शिकार खेलकर अपने राज्य को वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने देखा एक बालक जलती हुई चिता के पास खड़ा था। वो बच्चे को देखकर राजा अपने घोड़े से उतरे और उस बच्चे के नजदीक जाने लगे। जब राजा उस बच्चे के नजदीक पहुंचे तो बच्चा कह रहा था, माँ, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूं, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर तुम्हारे सपनों को पूरा करूंगा। राजा उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच गए और पूछा, बेटा, तुम कौन हो? अचानक राजा को नजदीक देखकर बच्चा घबरा गया। फिर राजा ने कहा, तुम डरो मत, मैं रूपनगर का राजा हूं। अभी तुम अपनी मां की चिता के पास खड़े होकर बहुत बड़े आदमी बनने की सौगंध खा रहे थे। क्या मैं जान सकता हूं कि इस सुनसान जंगल में तुम अपनी मां की चिता के पास अकेले क्यों खड़े हो? तुम्हारे बाकी संबंधी और रिश्तेदार कहां हैं? फिर बच्चा कहने लगा, हे महाराज, मेरी मां और मैं इस जंगल में अकेले ही रहते थे, लेकिन मेरी मां ने मरते समय मुझे बताया कि मेरे दादा रामपुर नगर के धनी सेठ थे। मेरी मां और पिताजी का प्रेम विवाह हुआ था, और क्योंकि मेरी मां एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, इसलिए मेरे दादाजी उन्हें पसंद नहीं करते थे। विवाह के कुछ दिनों बाद ही बगीचे में घूमते हुए मेरे पिताजी को सांप ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। इस पर मेरे दादा दादी ने मेरी मां को अपशकुनी और मनहूस का ताना मारते हुए कहा कि तेरे आने से ही मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। उन्होंने मेरी मां को घर से निकाल दिया। उस समय मेरी मां गर्भवती थी। उस समय वो जंगल में आ गई और यहां एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। यहीं मेरा जन्म हुआ। मेरी मां ने मरते समय मुझसे कहा था कि मैं किसी तरह से गरीबी के जीवन से बाहर निकलूं और धनवान बनूं, योग्य बनूं। हे महाराज, ये शब्द कहते ही मेरी मां के प्राण निकल गए। मेरी मां के जीवित रहते हुए मैं उनसे बड़ा आदमी बनने का वादा नहीं कर पाया था, इसीलिए उनकी चिता के समीप खड़ा होकर इस समय बड़ा आदमी बनने की मां की आत्मा से वादा कर रहा हूं। फिर राजा भानु प्रताप कहने लगे, बेटा, तुम्हारी बड़ी ही दुख भरी कहानी है। तुम इस वन में रहकर बड़े आदमी कैसे बन सकते हो? अच्छा ये बताओ, हमारे साथ हमारे राज्य में चलना चाहोगे? हम तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इस बात का हम तुमसे वादा करते हैं। फिर वो बच्चा ये बात सुनकर कहने लगा, हे महाराज, तब तो मैं आपके साथ बड़ी खुशी से चलने को तैयार हूं। इसके बाद वो बच्चा और राजा दोनों उसके राज्य महल की तरफ चल दिए। राजमहल में पहुंचने पर रानी ने राजा से पूछा, हे स्वामी, ये बच्चा कौन है? राजा कहने लगा, हे प्रिय, इसका नाम चंद्रसेन है। आज से ये हमारे महल में रहकर शिक्षा ग्रहण करेंगे। रानी मन में सोचने लगी, महाराज भी न जाने कैसे कैसे नमूने उठाकर महल में ले आते हैं। इन्हें कौन समझाए कि ये महल है, कोई अनाथालय नहीं है। फिर राजा कहने लगा, महारानी, आप किस सोच में पड़ गई? रानी कहने लगी, जी कुछ नहीं महाराज, आप आज्ञा कीजिए। फिर राजा कहने लगा, महारानी, आज से चंद्रसेन तुम्हारी छत्र छाया में पलेगा। राजकुमार और राजकुमारी की तरह ही अब तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। फिर रानी कहती है, ठीक है महाराज। उस रात चंद्रसेन सोचने लगा कि उसकी इतनी अच्छी किस्मत है कि वो राजमहल में पहुंच गया।
दूसरी तरफ महारानी सोच रही थी कि चंद्रसेन को महल से निकालने के लिए मुझे कल कुछ ना कुछ करना ही होगा। जिस दिन राजकुमार, राजकुमारी और चंद्रसेन को भोजन परोसा गया, उस दिन राजकुमार और राजकुमारी को सोने की थाली में खाना दिया गया, जबकि चंद्रसेन को पत्ते पर भोजन परोसा गया। इससे चंद्रसेन नाराज हो गया और कहा कि वो पत्ते पर खाना नहीं खाएगा। रानी ने पूछा कि क्या वो पत्तल पर भोजन नहीं कर सकता। चंद्रसेन ने जवाब दिया कि वो खा सकता है, लेकिन उसे ये भेदभाव पसंद नहीं आया, क्योंकि अन्य लोगों को सोने की थाली में खाना परोसा गया था। चंद्रसेन ने कहा, मुझे भी सोने की थाली में भोजन देंगे तो ही मैं भोजन करूंगा। चंद्रसेन ने कहा कि वो तब तक नहीं खाएगा जब तक कि उसे सम्मान के साथ सोने की थाली में भोजन नहीं परोसा जाता। इससे नाराज होकर चंद्रसेन महल से चला गया और उसी जंगल की ओर लौट गया जहां से वो आया था। जब महाराज महल में आए और उन्हें पूरी घटना का पता चला, तो उन्होंने रानी से पूछा कि चंद्रसेन को सोने की थाली में भोजन क्यों नहीं परोसा गया। रानी ने कहा कि वो चंद्रसेन की परख करना चाहती थी, जिससे पता चला कि वो बहुत ही घमंडी और चतुर है। इसके सिवा उसके अंदर कोई भी विशेषता नहीं है। वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं बन पाएगा। महारानी बेशक उसे पत्ते पर भोजन परोसकर तुम उसकी परीक्षा लेना चाहती थी, लेकिन तुमने ये ठीक नहीं किया। वो अभी बालक है, उसे अपमान महसूस हुआ होगा। कहीं वो महल से चला ना जाए। रानी कहने लगी, हे स्वामी, महल का सुख वैभव छोड़कर वो कैसे जा सकता है भला। राजा तुरंत चंद्रसेन को महल में ढूंढने लगे, परंतु वो उन्हें महल में नहीं मिला। फिर राजा सोचने लगे, चंद्रसेन अवश्य ही जंगल में अपनी झोपड़ी में चला गया होगा। मुझे तुरंत वहां जाकर उस बेसहारा बालक को वापस महल में लेकर आना चाहिए। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल चले। इधर जब चंद्रसेन वापस जंगल में आ गया था, महल में हुए अपमान के बाद वो चंद्रसेन फिर कभी वापस महल नहीं गया। वहीं राजा ने भी उसकी काफी तलाश की, लेकिन वो नहीं मिला। अब वो चंद्रसेन बड़ा आदमी बनने के चक्कर में उसने गलत रास्ता चुन लिया। वो लोगों को लूटपाट करने लगा। गंगा नदी के किनारे त्रिकूट नाम का एक विशाल वन था, जिसका कोई दूसरा छोर नहीं था। वहीं पर ब्रह्म ऋषि नाम के एक साधु रहते थे। वो बहुत ही करुणावान थे। जब भी कोई यात्री उस तरफ से गुजरता, तो वो साधु महाराज उनसे निवेदन करते कि वे कुछ समय के लिए उनकी कुटिया में विश्राम करें और फिर यात्रा जारी रखें। यात्री उनके निवेदन को स्वीकार कर लेते और उनकी कुटिया में आराम करते। बाद में यात्री उन्हें प्रणाम करके अपने रास्ते निकल जाते। इस प्रकार साधु महाराज उस वन में गुजरने वाले यात्रियों की सेवा किया करते थे। उसी वन में चंद्रसेन नाम का एक डाकू भी रहता था। दोस्तों, ये वही डाकू है चंद्रसेन, जो महल से अपमानित होकर फिर जंगल में आ गया। लूटपाट करना अब उसका पेशा बन गया था, और जो भी यात्री उसे पैसा देने में हिचकिचाता, बिना किसी झिझक के वो उसे मार डालता था। इसी भय से लोग उस जंगल से गुजरने के लिए 100 बार सोचते थे, और अगर कोई बहादुरी से उस जंगल में प्रवेश करता भी, तो डाकू चंद्रसेन उसे लूट लेता। इस तरह डाकू चंद्रसेन का खौफ आसपास के सभी गांवों में फैल गया था। एक दिन गांव के कुछ लोग एकत्र हुए और उन्होंने डाकू चंद्रसेन से मुक्ति पाने की योजना बनाई। एक व्यक्ति ने कहा, चंद्रसेन, डाकू का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हमें इससे कैसे निपटना चाहिए। एक ने कहा, भाइयों, संगठन में बहुत ही शक्ति होती है। यदि हम सब मिलकर उस पर धावा बोल दें तो कैसा रहेगा। इससे तो हम उसे आसानी से अपने कब्जे में ले लेंगे। तब हम उसकी गर्दन काटकर उसे मार देंगे। फिर दूसरा व्यक्ति कहने लगा, विचार तो तुम्हारा बहुत ही उत्तम है, तो फिर देर किस बात की, आज ही चंद्रसेन डाकू पर धावा बोल दिया जाए। उसी समय सभी लोग अस्त्र शस्त्र लेकर चित्रकूट जंगल की ओर चल पड़े। वन में पहुंचकर वो डाकू चंद्रसेन को ललकारने लगे। कहां छुपा है डाकू चंद्रसेन, बाहर निकल। देख, आज हमें तू लूट नहीं पाएगा। आज हम तेरी मौत बनकर आए हैं। आज हमसे तू बच नहीं पाएगा। शिकार के फेर में झाड़ियों में छुपे डाकू चंद्रसेन ने जब देखा कि बहुत से लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो वो अचानक चौंक गया। उसने सोचा कि अगर आज वो इस भीड़ के हाथ लग गया तो उसका बचना मुश्किल है, जबकि वे लोग लगातार उसे चुनौती दे रहे थे। डाकू चंद्रसेन ने सोचा कि यहां तो मुझे ये लोग जरूर पकड़ लेंगे, मुझे कहीं और छुपना होगा ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं। ये सोचकर वो वहां से उठा
और चुपचाप वहां से निकल भागा। जल्दी ही उसे साधु की कुटिया दिखाई दी। उसने सोचा कि मुझे इस कुटिया में शरण लेनी चाहिए। वो कुटिया के समीप पहुंचा तो वो बहुत ही हाँफ रहा था। साधु ने उसे देखा और कहा, कौन हो तुम? इस तरह से हाँफ क्यों रहे हो? और इस वीरान जंगल में तुम अकेले क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? क्या घर से भाग कर आए हो? फिर वो डाकू कहने लगा, नहीं गुरुवर, ऐसी बात नहीं है। तब चंद्रसेन ने उस सन्यासी को अपनी कहानी सुनाई। तब सन्यासी ने कहा, तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो? चंद्रसेन बोला, हां गुरुवर, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। फिर सन्यासी कहते हैं, बेटा, यहां पर रहकर तुम बड़े आदमी कैसे बन सकते हो? बड़ा आदमी बनने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, और बुद्धि विद्या ग्रहण करने से आती है। फिर चंद्रसेन कहने लगा, हे गुरुवर, मैं विद्या कैसे प्राप्त करूं? मेरे पास तो शिक्षा के लिए कोई धन नहीं है, मुझे कौन पढ़ाएगा? सन्यासी ने कहा, बेटा, यदि तुम सच्चे दिल से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे आश्रम में रहकर तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो। फिर चंद्रसेन ने किसी तरह से अपनी उखड़ी हुई सांसों पर काबू पाया और कहा, हे गुरुवर, कुछ लोग मेरी हत्या करने के लिए वन में मुझे खोज रहे हैं, उनसे मेरी रक्षा कीजिए। फिर सन्यासी कहने लगे, बेटा, तुम अंदर कुटिया में जाकर छिप जाओ। चंद्रसेन ने ऐसा ही किया और कुटिया के अंदर जाकर छिप गया। तभी चंद्रसेन को खोजते हुए लोगों की भीड़ कुटिया के पास आ पहुंची और वो उस महात्मा से पूछने लगे, हे गुरुवर, क्या आपने यहां किसी आदमी को गुजरते हुए देखा है? बाबा ने कहा, आप लोग किस आदमी की बात कर रहे हो? हम चंद्रसेन डाकू की बात कर रहे हैं। हे गुरुवर, उसने मासूम और निहत्थे लोगों को लूटकर बहुत सताया है। वो अपना खजाना भरता है और मौका मिलने पर लोगों की हत्या भी कर देता है। आज हम उसे मारने आए हैं। सन्यासी ने कहा, क्या तुम चंद्रसेन को मारोगे? वो तो पहले ही गंगा नदी में डूबकर मर चुका है। वो लोग कहने लगे, हे गुरुवर, आप क्या कह रहे हो? चंद्रसेन डाकू मर चुका है। हां भाइयों, मुझ पर विश्वास करो और अपने घर वापस लौट जाओ। चंद्रसेन कुटिया के अंदर छुपकर खिड़की से ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि आज साधु बाबा की वजह से उसकी जान बच गई। लोग साधु बाबा का बहुत आदर करते थे। उसकी बातों पर विश्वास करके वे वहां से लौट गए। जब लोग चले गए तो डाकू कुटिया से बाहर आया और साधु बाबा से पूछने लगा, हे गुरुवर, आपने मेरे बारे में उन लोगों से झूठ क्यों बोला? फिर सन्यासी कहने लगे, मैंने उनसे क्या झूठ बोला था? चंद्रसेन, तुम्हारे अंदर का डाकू मर चुका था, इसीलिए तुम डर के मारे मेरे पास मदद मांगने आए थे। फिर चंद्रसेन कहने लगा, हां गुरुवर, आप सत्य कह रहे हैं। फिर सन्यासी कहने लगे, बेटा, तुम उनसे धन लूट कर तुम अपना लोक और परलोक बिगाड़ रहे हो। इतना सब कुछ करने पर भी क्या तुम्हारे मन को शांति है? तुम निडर होकर अन्य लोगों की तरह जीवन गुजार सकते हो? नहीं ना। हर समय तुम्हें यही डर बना रहता है कि कहीं कोई तुम्हें मार ना दे। बोलो, क्या यह सत्य है? चंद्रसेन कहने लगा, हां गुरुवर। फिर कुछ सोचकर चंद्रसेन डाकू ने साधु बाबा से कहा, हे गुरुवर, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं भी अन्य लोगों की तरह निडर होकर जीना चाहता हूं। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने से लोग मुझे भी आपकी तरह आदर सम्मान दे। चंद्रसेन कहने लगा, हे गुरुवर, मैं वचन देता हूं कि आप मुझसे जो भी काम करने को कहेंगे मैं उसे करूंगा। फिर वो सन्यासी कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे साथ चलो। वो सन्यासी उस डाकू को एक पर्वत की ओर लेकर गए और चंद्रसेन उनके पीछे पीछे था। पर्वत की तलहटी में पहुंचने पर साधु महाराज ने कहा, चंद्रसेन, इन 2 पत्थरों को अपने सिर पर उठाकर पहाड़ पर मेरे पीछे पीछे चलो। फिर चंद्रसेन कहने लगा, ठीक है गुरुवर। चंद्रसेन ने ऐसा ही किया और उसने दोनों पत्थर उठा लिए और अपने सिर पर रखकर साधु बाबा के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही कदम चलने पर वो थकने लगा। तब साधु महाराज ने पूछा, क्या हुआ? चंद्रसेन ने कहा, गुरुवर, ये पत्थर बहुत भारी है। सन्यासी ने कहा, अच्छा, एक पत्थर फेंक दो। चंद्रसेन ने तुरंत एक पत्थर फेंक दिया और फिर से साधु के पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाने पर चंद्रसेन ने कहा, हे गुरुवर, ये अकेला पत्थर भी कम भारी नहीं है, अब मैं चढ़ाई नहीं कर सकता। सन्यासी ने कहा, ठीक है, इसे भी नीचे फेंक दो और मेरे पीछे आओ। चंद्रसेन ने दूसरा पत्थर भी फेंक दिया और सन्यासी के पीछे पीछे पहाड़ पर चढ़ने लगा।
अब वो आसानी से पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर चंद्रसेन ने कहा, हे गुरुवर, आप मुझे यहां पर क्यों लाए हैं? सन्यासी ने कहा, तुम्हें एक शिक्षा देने के लिए यहां लाया हूं। देखो, अब तक तुम्हारे सिर पर लूटमार और हत्या रूपी 2 भारी पत्थरों का बोझ था, जो तुम्हें जनप्रिय रूपी पहाड़ पर चढ़ने नहीं देता था। इसलिए तुम एक काम करो, आज से तुम लूटमार और हत्याएं करना बंद कर दो। जिन लोगों का धन तुमने आज तक लूटा है उन्हें वापस कर दो। तब जाकर तुम भी सब लोगों के प्रिय बन जाओगे। तभी सब जगह भले आदमी के रूप में तुम पहचाने जाओगे। फिर चंद्रसेन कहने लगा, ठीक है गुरुवर, मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि जिन लोगों से मैंने धन चुराया था वे कौन थे और कहां के निवासी थे। फिर सन्यासी कहते हैं, तुम ये करो कि चुराया हुआ धन गरीबों और भिखारियों में बांट दो। फिर चंद्रसेन कहने लगा, ठीक है गुरुवर, मैं ऐसा ही करूंगा। चंद्रसेन ने ऐसा ही किया और भेष बदलकर शहर में गया और अपने साथ लाए गए सारे धन को गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। धन बांटने के बाद चंद्रसेन वापस वन में साधु बाबा के पास आया। फिर वो कहने लगा, हे गुरुवर, मुझे अपनी शरण में ले लो। मैंने अब तक कोई भी अच्छी बात नहीं सीखी है। मुझे अच्छी ज्ञान भरी बातें सिखाकर मेरे जन्म को सार्थक बना दो। सन्यासी ने उसे अपना शिष्य बना लिया और कहा, चंद्रसेन, जहां तक हो सके हमेशा दूसरों की मदद करो, दूसरों की सहायता करो। यही मानवता की सच्ची सेवा है और यही भगवान की सेवा है। चंद्रसेन ने सच्चे दिल से सन्यासी की सेवा की और साधु बाबा के सानिध्य में 5 वर्ष बिताए। इसी बीच सन्यासी की कृपा से वो अत्यंत ही बुद्धिमान और सच्चे चरित्र वाला बन चुका था। तब एक दिन सन्यासी ने चंद्रसेन से कहा, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई है। चंद्रसेन ने कहा, पर मैं शिक्षा का मूल्य कैसे चुकाऊंगा? सन्यासी ने उत्तर दिया, बेटा, शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता, ये तो अमूल्य है। चंद्रसेन सन्यासी के साथ वहां रहकर उसने शिक्षा प्रारंभ की। साथ ही वो आश्रम के कामों में सन्यासी की मदद भी करता था। कई वर्ष बीत गए और चंद्रसेन युवा हो गया। एक दिन सन्यासी ने कहा, चंद्रसेन, आज तुम्हारी शिक्षा संपूर्ण होती है। मुझे गर्व है कि तुम मेरे सबसे योग्य और बुद्धिमान शिष्य हो। अपनी बुद्धि का प्रयोग कर तुम कठिनाइयों में भी सफलता प्राप्त कर सकोगे। ये मेरा आशीर्वाद है। अब तुम एक आदर्श पुरुष के रूप में परिवर्तित हो चुके हो। चंद्रसेन ने कहा, अब मुझे क्या करना है गुरुदेव? फिर सन्यासी कहते हैं, चंद्रसेन, अभी तुम युवा हो। अभी तुम्हारे सामने एक लंबा पूरा जीवन पड़ा हुआ है। इसीलिए अब तुम्हें कोई कार्य करके अपना जीवन यापन करना होगा। चंद्रसेन ने निराश होते हुए कहा, हे गुरुदेव, सब जगह मैं एक डाकू के रूप में बदनाम हूं। भला मुझ जैसे आदमी को कौन काम देगा? सन्यासी ने कहा, जाओ, अपनी इस बुद्धि के बल के सहारे जीवन के कुरुक्षेत्र में सफल योद्धा बनकर उतर जाओ। फिर उसने निश्चय किया कि वो रूपनगर जाएगा। रूपनगर वही राज्य था जहां के राजा ने एक बार बचपन के समय में चंद्रसेन को आश्रय दिया था, परंतु उसकी रानी ने अपमानित करके चंद्रसेन को निकाल दिया था। जब चंद्रसेन रूपनगर में पहुंचा तब उसे मालूम हुआ कि वहां के मंत्री मृत्यु हो चुकी है और इसीलिए मंत्री का पद खाली पड़ा था। राजमहल की राज्यसभा में आज मंत्री के खाली पड़े पद पर योग्य उम्मीदवार का चुनाव करना था। चंद्रसेन भी उस समय राजा के दरबार में पहुंच गया और वहां पर जो कुछ भी घटित हो रहा था उसे चंद्रसेन बड़े ही ध्यान से देखने लगा। उस समय राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके सेनापति ने कहा, महाराज, मंत्री की मृत्यु से मंत्री का पद रिक्त हो गया। ये पद ज्यादा दिनों तक खाली नहीं रखना चाहिए। राजा ने कहा, सेनापति जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज तक जो परंपरा चली आ रही है उसी के अनुसार मंत्री के पुत्र सारंग को मंत्री का पद सौंपा जाएगा। सेनापति ने कहा, पर क्या सारंग इस पद के लायक है? राजा कहते हैं, चाहे लायक हो या ना हो, राजकीय परंपरा के अनुसार यह पद उसे ही सौंपा जाएगा। हम अब दरबार में इसकी घोषणा करेंगे। इतने में चंद्रसेन आगे बढ़ा और बोला, हे महाराज, समय के साथ पुरानी परंपराओं को बदल देना ही समझदारी है। तब एक चंद्रसेन ने कहा, मेरा नाम किशोर है महाराज, और मैं मंत्री पद के लिए अपना नाम पेश करना चाहता हूं।
चंद्रसेन ने अपना नाम किशोर बताया ताकि राजा भानु प्रताप उसे पहचान ना पाए। सालों के बाद राजा भानु प्रताप बूढ़े हो चुके थे। फिर चंद्रसेन ने कहा, महाराज आप जैसे चाहे उसी प्रकार मेरी परीक्षा ले सकते हैं। यदि मैं आपकी कसौटी पर खरा उतरा तो ठीक है, वरना आप मुझे जो सजा देना चाहे दे सकते हैं। राजा कहने लगे, हे नवयुवक, तुमने जो सलाह दी है राजकीय परंपराओं को बदलने की, हम उसे मानते हैं। उस सलाह पर हम तभी अमल कर सकते हैं जब तुम हमारे द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। हम सारंग और तुम्हारी दोनों की परीक्षा लेंगे। जो भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे हम रूपनगर का मंत्री बनाएंगे। राजा भानु प्रताप के आदेश पर सोने की म्यान में रखी हुई 2 तलवारें तुरंत राज दरबार में पेश की गई। तब राजा भानु प्रताप ने सारंग को एक तलवार दी और कहा, सारंग, तुम्हें उत्तर दिशा में जाना है और वहां के समीप राज्य भीमपुर में जाकर वहां के राजा को यह भेंट लेकर आना है। उसके बाद महाराज ने एक सोने की तलवार किशोर को दी और कहा, किशोर, तुम्हें पश्चिम दिशा के सीमावर्ती राज्य विशालपुर में जाकर राजा विशाल तक ये भेंट पहुंचानी है। दोनों उसी समय तलवारें लेकर अपनी अपनी दिशाओं की ओर चल दिए। जब सारंग उत्तर दिशा में स्थित भीमपुर राज्य के दरबार में पहुंचा तब उसने वहां के राजा से कहा, हे राजन, मैं रूपनगर के राजा भानु प्रताप के द्वारा भेजा गया राजदूत हूं। हमारे महाराज ने आपके लिए ये सोने की तलवार उपहार में भेजी है। राजा ने कहा, हे राजदूत, हम आपके महाराज के इस उपहार को स्वीकार करते हैं। लेकिन जब महाराज ने तलवार को म्यान से निकाला तो उन्होंने देखा कि तलवार की नोक पर लाल रंग लगा हुआ था। राजा ने पूछा, ये क्या तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों लगा है? इसका क्या अर्थ है? हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं। तब सारंग ने मन ही मन सोचा, तलवार की नोक पर लगे इस लाल रंग का क्या मतलब हो सकता है? मैं इसका मतलब नहीं जानता, फिर भी इस समय राजा के सवाल का उत्तर ना देना ठीक नहीं होगा। यह सोचकर उसने कहा, हां राजन, लाल रंग का यही रहस्य है कि या तो आप हमारे राजा की तलवार की शक्ति स्वीकार कर लें, वरना हमारे महाराज की खूनी तलवार आपके राज्य में खून की नदियां बहाने से नहीं चूकेगी। ये बात आपको बता दें कि अब युद्ध भूमि में ही शीघ्र तलवार की धार का फैसला हो जाएगा। सेनापति राजा भानु प्रताप ने लाल रंग की तलवार भेजकर हमें चुनौती दी है। आप आज से ही सेना का संगठन शुरू कर दीजिए। हम बहुत जल्द रूपनगर पर आक्रमण करने की योजना बनाएंगे। ये सुनकर सारंग घबराकर वहां से चला गया। वहीं दूसरी ओर जब चंद्रसेन विशालपुर पहुंचा और वहां के राजा के सामने पेश हुआ तो राजा ने कहा, राजदूत, इस तलवार की नोक पर लगा लाल रंग हमें समझ नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब है? चंद्रसेन ने गहरी सोच में पड़ने के बाद कहा, महाराज, हमारे राजा आपका बहुत सम्मान करते हैं। यह तलवार उसी सम्मान का प्रतीक है। तलवार की नोक पर लाल रंग लगाने का मतलब है कि हमारे राजा और उसका राज्य आपकी मित्रता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राजा ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छी बात है। मैं आपके राजा की इस मित्रता की तलवार को स्वीकार करता हूं और उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके राजा का सच्चा मित्र बनूं। मेरा तन मन हमेशा उनके लिए समर्पित रहेगा। इसके बाद राजा ने कहा, राजदूत, मैं आपके राजा को सेना की एक टुकड़ी और कुछ बहुमूल्य उपहार भेंट कर रहा हूं। चंद्रसेन ने धन्यवाद कहा और वो सेना की टुकड़ी और बहुमूल्य उपहारों के साथ रूपनगर की ओर चल पड़ा। इधर भीमपुर की सेना ने रूपनगर की ओर कूच कर दिया। सारंग रूपनगर में पहुंचा तब राजा ने कहा, कहो सारंग, राजा ने तुमसे क्या कहा? तलवार की नोक पर लगे हुए लाल रंग का तुमने उन्हें क्या अर्थ बताया? तब सारंग ने सारी बात उन्हें विस्तार से बता दी। फिर राजा कहने लगे, अरे सारंग, ये तुम क्या कह रहे हो? राजा शीघ्र ही हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। सारंग कहने लगा, जी महाराज। उसी समय एक गुप्तचर आया और बोला, महाराज, राजा की विशाल सेना रूपनगर की तरफ बढ़ रही है। ओह, अब क्या होगा? इतनी शीघ्र तो हम अपनी सेना को संगठित भी नहीं कर सकते। तब वहां मौजूद चंद्रसेन ने कहा, महाराज घबराइए नहीं। मैंने विशालपुर के राजा को तलवार की नोक पर लगे हुए लाल रंग के विषय में जब जानकारी दी तो उन्होंने खुश होकर अपनी सेना की एक टुकड़ी मेरे साथ रवाना कर दी थी। वो टुकड़ी अब भी महल के बाहर खड़ी है। महाराज, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। कृपया सेनापति को निर्देश दें
कि वे उस नगर की सेना से युद्ध करें। मैं अपने साथ लाए सेना के साथ सामने वाली सेना पर हमला करूंगा। इस दोहरे हमले से केसरपुर की सेना सामना नहीं कर पाएगी और इस परिस्थिति में विजय हमारी होगी, जैसा कि चंद्रसेन ने सोचा था। युद्ध में विजय प्राप्त होने के बाद महाराज भानु प्रताप ने सारंग और चंद्रसेन को महल में बुलाया। महाराज ने कहा, चंद्रसेन, तुम्हारी वजह से हम जीत सके हैं। हम तुम्हें मंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। सारंग ने उत्तर दिया, महाराज, ये तो मेरे साथ अन्याय है। फिर राजा बोले, मैंने तुम दोनों को एक सी भेंट देकर दोनों राजाओं को देने के लिए कहा था, किंतु तुम दोनों ने अपनी अपनी बुद्धि से उन भेंट का अलग अलग अर्थ निकाला। किशोर ने बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से काम लिया, जबकि सारंग, तुमने अपनी मूर्खता से उस राजा को सदैव के लिए हमारा शत्रु बना दिया। अब बताओ, हम तुम्हें इस राज्य का मंत्री बनाए या किशोर को? सारंग ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर झुकाकर चुपचाप दरबार से निकल गया। तब महाराज ने घोषणा की, हम किशोर को रूपनगर का नया मंत्री बनाते हैं। इसके बाद उसी रात को किशोर के मंत्री बनने के सम्मान में उसे राजमहल में भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। तब महारानी ने स्वयं अपने हाथों से किशोर को भोजन परोसा। मंत्री बने हुए किशोर ने कहा, क्षमा करें महाराज, मैं भोजन चांदी की थाली की अपेक्षा सोने की थाली में करना पसंद करूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, हम उसका भी प्रबंध किए देते हैं। जब चंद्रसेन को सोने की थाली में भोजन परोसा गया तो उसने कहा, देखिए महारानी जी, वो दिन आ ही गया जिसके बारे में आपने कभी मना किया था। महारानी ने पूछा, आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? मंत्री ने उत्तर दिया, महारानी जी, याद कीजिए कि आज से 15 वर्ष पहले आपने चंद्रसेन नामक बालक को पत्ते पर भोजन परोसा था। महारानी बोली, ओ हां, याद आया। उस दृढ़ बालक ने तब उस भोजन को खाने से मना कर दिया था और कहा था कि वह तभी इस महल में भोजन करेगा जब उसे सोने की थाली में भोजन परोसा जाएगा। महारानी ने पूछा, लेकिन आपको ये बातें कैसे पता है? चंद्रसेन ने उत्तर दिया, मैं वही बालक चंद्रसेन हूं। महारानी जी, तब राजा भानु प्रताप ने महारानी से कहा, देखो महारानी जी, जिस बालक को आपने अहंकारी समझा था वो आज इस राज्य का मंत्री है। मंत्री ने कहा, राजन, यदि महारानी जी ने मुझे उस समय तिरस्कृत नहीं किया होता तो शायद मेरे मन में ऊंचाइयों को छूने की तीव्र इच्छा नहीं जगती। मैं तो महारानी जी का एहसानमंद हूं, यह तो आपकी विनम्रता है। इस तरह से मंत्री ने कुशलतापूर्वक मंत्री का पद संभाला। फिर एक दिन राजा भानु प्रताप ने चंद्रसेन को एक पत्र दिया और कहा, तुम धमपुर राज्य जाओ और वहां के राज्य में चोरी काफी बढ़ गई है। कृपया तुम जाकर अपने विवेक से उस राज्य को चोरों से मुक्त कराओ, क्योंकि वहां के राजा ने मुझे पत्र लिखकर भेजा है सहायता के लिए। फिर चंद्रसेन ने उस राज्य की दिशा की ओर चल पड़ा और एक दिन और एक रात चलकर वहां पहुंच गया। वो राजा के पास पहुंचा और बोला, राजा भानु प्रताप ने आपके नाम ये पत्र भेजा है। राजा ने पूछा, तो राजा भानु प्रताप ने मदद के लिए तुम्हें भेज दिया है। चंद्रसेन से पत्र लेकर फिर राजा ने वो पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था, ये पत्र लेकर जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है वो 5 वर्ष से मेरे पास मंत्री के पद पर है। मेरे साथ 5 वर्ष बिताने के बाद अब उसका मन पूरी तरह से साफ हो गया है और मेरी शिक्षा से उसकी बुद्धि तीव्र हो गई है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर लें। आपका हितेश, राजा भानु प्रताप। पत्र पढ़ने के बाद राजा सोचने लगे, ये आदमी एक समय कुख्यात डाकू रहा है और फिर एक राज्य में मंत्री रहा है। क्या इसे विशेष सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना ठीक रहेगा? परंतु तभी उनके दिमाग में दूसरा विचार आया। पूर्व में चाहे यह आदमी कुछ भी रहा हो, परंतु जब राजा भानु प्रताप जैसे अनुभवी राजा ने बताया है तो निश्चय ही ये उपयोगी होगा। मन में ये विचार आते ही उन्होंने चंद्रसेन से कहा, तुम्हारा क्या नाम है? जी महाराज, मेरा नाम चंद्रसेन है। चंद्रसेन, आज से हम तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। चंद्रसेन कहने लगा, महाराज, तब तो मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूं। उस दिन उस राजा ने चंद्रसेन के साथ राज दरबार में पहुंचे और उनसे कहा, चंद्रसेन, आज से तुम यहीं पर बैठा करोगे। चंद्रसेन ने अभी अपना स्थान ग्रहण किया ही था कि कुछ लोग अपनी शिकायत लेकर दरबार में आए। उनमें 3 पुरुष और एक वृद्ध महिला थी।
एक पुरुष ने आगे बढ़कर महाराज से कहा, महाराज, इस बूढ़ी महिला ने हमारा सारा धन हड़प लिया है, कृपया न्याय करें और हमें हमारा धन वापस दिलवाइए। राजा ने कहा, पहले हमें पूरी बात बताओ, तब हम कोई निर्णय ले पाएंगे। इस पर वृद्ध महिला ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, मैं शुरू से ही आपको पूरी बात बताऊंगी। और उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। महाराज, ये 4 व्यापारी आपके राज्य में व्यापार करने आए थे और यहां उन्होंने भारी मुनाफा कमाया, जिससे उनके पास काफी धन इकट्ठा हो गया। फिर बुढ़िया ने कहानी सुनाते हुए बताया कि एक दिन ये 4 लोग अपना संपूर्ण धन लेकर उसके पास आए। उन्होंने कहा, बुढ़िया माँ, हम इस राज्य में नए हैं और हमारे पास काफी धन है, कृपया हमारे धन की रक्षा करो। बुढ़िया ने पूछा, मैं रक्षा कैसे करूं? हम तुम्हारे घर के आंगन में धन गाड़ देंगे और जिस दिन हम चारों एक साथ आकर अपना धन मांगे, उस दिन तुम हमें धन वापस कर देना। अगर हम में से कोई एक आकर धन मांगे तो उसे मत देना, ये तो बहुत सरल है। पर मेरे लिए क्या है? व्यापारियों ने कहा, बूढ़ी मां, इसके बदले में हम भी तुम्हें धन देंगे। बुढ़िया ने कहा, तब मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। उन्होंने घर में गड्ढा खोदा, 2 बड़ी पोटलियां धन से भरी और उसे वहां रखकर मिट्टी से ढक दिया। फिर वो चारों बोले, बूढ़ी मां, हम हर शाम को यहां भोजन करने आया करेंगे। बुढ़िया ने कहा, बड़े शौक से बेटा। फिर रोज शाम को जब वे भोजन करने आते तो बुढ़िया से पूछते, हमारा सारा धन सुरक्षित तो है ना? बुढ़िया ने जवाब दिया, हां बेटा, तुम्हारा धन पूरी तरह सुरक्षित है। एक दिन जब उन 4 व्यापारियों ने खजाने की जगह को खोदा तो वहां पर धन अभी भी वैसा ही था जैसा छोड़ा गया था। अब उन्हें उस बुढ़िया की ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं रहा। उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे 5 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, हे बूढ़ी मां, ये मुद्राएं रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगी। झुक झुक जियो मेरे बेटे। लेकिन उन चारों में से एक के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा कि यदि वो बूढ़ी मां को धोखा देकर सारा धन हड़प ले तो उसकी जिंदगी बिना किसी मेहनत के आराम से गुजरेगी। एक दिन जब वे चारों व्यापारी घर के बाहर एक पेड़ के नीचे चौपड़ खेल रहे थे, तभी उनमें से एक ने दूसरे से कहा, तुम बूढ़ी मां से जाकर कह दो कि वो जल्दी से खाना बना दे, भूख लग रही है। फिर उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं अभी जाता हूं, और घर की ओर चल दिया। वो सोच रहा था कि यह सबसे अच्छा मौका है जब उसके साथी बाहर व्यस्त हैं और वो अकेले धन को हड़प सकता है। घर के अंदर पहुंचकर उसने बूढ़ी मां से कहा, हे बूढ़ी मां, हमें इस वक्त सारे धन की आवश्यकता है, मेरे साथियों ने धन लाने के लिए मुझे भेजा है। फिर बुढ़िया कहने लगी कि सारे धन की एक साथ तुम लोगों को इस समय क्या आवश्यकता आ पड़ी? बूढ़ी मां कहती हैं, मेरी बात पर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो तुम बाहर जाकर मेरे साथियों से पूछ लो। तब बुढ़िया घर के दरवाजे पर आई और बाहर बैठकर चौपड़ खेल रहे व्यापारियों से बोली, तुमने तुम्हारे से साथी से जो कहा है, क्या वो ठीक है? फिर वो व्यापारी बोले, हां बूढ़ी मां, ठीक है, परंतु जरा जल्दी कर दो। तब बुढ़िया घर के अंदर आई और बोली, तुम्हारे साथी भी तुम्हारी बात का समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए गड्ढे को खोदकर तुम अपना धन ले जा सकते हो। वो व्यक्ति मन ही मन में सोच रहा था कि मेरी चाल कामयाब हो गई। वो व्यक्ति फटाफट खड्डा खोदने में जुट गया। बड़ी ही तेजी के साथ उसने सारा खड्डा खोद लिया और धन के 2 बड़े बड़े थैले निकालकर बाहर रख दिए और बूढ़ी मां से बोला, बूढ़ी माता, तुम जरा एक लोटा पानी ला दो, मुझे बड़ी ही प्यास लग रही है। बड़ी माता बोली, अभी लाई बेटा, और फिर बुढ़िया पानी लेने चली गई। इतने में पलक झपकते ही वो व्यक्ति दोनों धन से भरे हुए थैले उठाए और घर के पिछवाड़े में एक घोड़ा खड़ा था, उसकी पीठ पर लादकर वो तुरंत वहां से फरार हो गया। दूसरी ओर उनके साथी जो बाहर बैठकर चौपड़ खेल रहे थे, वो सोचने लगे कि मेरा मित्र अभी तक क्यों नहीं लौटा। उन्होंने कहा, चलो अब तक तो खाना तैयार हो गया होगा, अंदर चलते हैं। वे तीनों अंदर गए और बूढ़ी मां से बोले, खाना तैयार है क्या? हमने तो बहुत पहले अपने मित्र को खाना बनाने के लिए कहा था। बुढ़िया ने कहा, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, वो व्यक्ति तो सारा धन लेकर तुम्हारे पास गया है। जब तीनों व्यापारी ये सुनते हैं तो सदमे में पड़ जाते हैं और कहते हैं, लेकिन तुमने उसे अकेले को सारा धन क्यों सौंपा? बुढ़िया, मैं दरवाजे पर आई थी,
और तुमने कहा था कि जल्दी करो। फिर वो व्यापारी बोले, अरे माता, हमने तो सिर्फ खाना जल्दी बनाने को कहा था। बुढ़िया कहने लगी, इसका मतलब तुम्हारे मित्र ने तुम्हें धोखा दिया है। फिर बुढ़िया ने अपनी कहानी पूरी करते हुए कहा, महाराज, यही है सारी कहानी। अब बताइए, इस घटना में मेरा क्या दोष है? फिर तीनों व्यापारी कहते हैं, ये बुढ़िया झूठ बोल रही। अवश्य ही इसे इस बात का पता है कि मेरा मित्र धन लेकर कहां पर गया है। महाराज, हम सब पर दया करें, इससे हमारा सारा धन वापस दिलवाने की कृपा करें। महाराज सोचने लगे, ये ताए बड़ा ही विचित्र झगड़ाए हैं कि कैसे इन लोगों का निपटारा करूं। क्यों ना चंद्रसेन से इस झगड़े का निपटारा करने के लिए कहूं। इस प्रकार चंद्रसेन के विवेक की परीक्षा भी हो जाएगी। ये सोचकर उन्होंने चंद्रसेन से कहा, चंद्रसेन, क्या तुम इन लोगों के झगड़े का निपटारा कर सकते हो? फिर चंद्रसेन बोला, अवश्य महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो। चंद्रसेन ने बूढ़ी औरत से पूछा, हे माता, जब चारों व्यापारी तुम्हारे पास धन रखने के लिए आए थे तो उन्होंने तुमसे क्या कहा था? जी, इन्होंने कहा था कि यह सारा धन हम तुम्हारे आंगन में गाड़ रहे हैं। जब हम चारों एक साथ आएंगे तभी उस धन को देना, किसी एक के मांगने पर मत देना। फिर चंद्रसेन ने पूछा, क्यों भाइयों, बूढ़ी माता ने जो कुछ कहा क्या वो सच है? तुम्हें कुछ कहना है? वो तीनों बोले, हमें कुछ नहीं कहना श्रीमान। बूढ़ी माता ने आपको जो कुछ बताया है वो सत्य है, लेकिन इसने हम तीनों से पूछे बिना ही हमारे चौथे साथी को सारा धन दे दिया। यही हमारी शिकायत है। चंद्रसेन ने कहा, तुम लोगों ने बूढ़ी माताएं से कहा था कि चारों के एक साथ आकर मांगने पर ही धन देना, अन्यथा नहीं देना। फिर चोरों बोले, हां, यही सच है। उसी तरह जब तुम सब आकर बूढ़ी माता से धन मांगेगे तभी तुम्हें उस धैन को ये भी माता देंगी, अन्यथा नहीं। फिर वो तीनों बोलने लगे, हां महोदय। फिर चंद्रसेन कहने लगा, फिर आप यहां बूढ़ी माता की शिकायत क्यों लेकर आए हैं? अपने चौथे साथी को साथ लेकर आओ और तब सभी मिलकर उससे अपने पैसे मांगो। यदि उस समय बूढ़ी माता पैसे नहीं लौटाती है तब उसे दोषी माना जाएगा। तीनों व्यापारी इस बात पर विचार करने लगे। इस मंत्री ने बड़ी चालाकी से हमें हमारे ही शब्दों के जाल में फंसा दिया। तब बूढ़ी माता ने कहा, बेटे, तुमने सही फैसला लिया है, तुम लंबी उम्र पाओ। जब व्यापारी सिर झुकाकर वहां से जाने लगे तब चंद्रसेन ने कहा, रुको, मुझे तुम तीनों पर शक हो रहा है। क्या कोई अपनी मेहनत से कमाई हुई धनराशि किसी अजनबी के घर में आएगा? धन की सुरक्षा के और भी उपाय होते हैं। सच सच बताओ, तुम्हें यह धन कहां से मिला? फिर वो बोले, महाराज, हमने व्यापार से यह धन कमाया है, यही सच है। मंत्री बोला, सच बताओ, वरना मैं तुम्हारी खाल में भूसा भरवा दूंगा। वो तीना से बोले, नहीं महाराज, हम सच कह रहे हैं। फिर चंद्रसेन बोला, सच बोलते हो या जल्लादों को बुलवाया जाए? फिर वो तीनों कहने लगे, महाराज, हम चारों साथियों का एक चोरों का गिरोह था और जो धन हमारा चौथा साथी लेकर फरार है वो धन भी चोरी से ही इकट्ठा किया हुआ था। महाराज ने कहा, तो तुम लोग चोर हो? वो बोले, जी महाराज। महाराज ने तुरंत आदेश दिया कि इन तीनों को कारागृह में डाल दिया जाए और उस माता को पूरी इज्जत के साथ राजमहल से विदा किया जाए। फिर वो राजा बोले, चंद्रसेन, तुम परीक्षा में खरे उतरे, तुम्हें हमने अपना विशेष सलाहकार बनाकर उचित किया है। हमें इस फैसले पर सदैव गर्व रहेगा। उस दिन के बाद से राजा चंद्रसेन से सलाह लेकर ही अपना प्रत्येक कार्य करते थे। फिर चंद्रसेन जो डाकू था, अब वो दुनिया का सबसे बुद्धिजीवी कहलाने लगा। इतना कहकर भगवान शिव अपनी कथा समाप्त करते हैं। फिर भगवान शिव नंदी से कहते हैं कि हे नंदी, मनुष्य को हमेशा सही मार्ग पर चलते रहना चाहिए। अगर मनुष्य गलत रास्ते पर चलेगा तो उसे दुख बढ़ते ही जाएंगे। अगर इंसान सही मार्ग पर चलता रहे, ईमानदारी से कार्य करता रहे, तो उसके जीवन में दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।